गांव की एक छोटी सी बस्ती में रहती थी रुक्मणी, एक साधारण, मेहनती और दिल की बेहद साफ लड़की। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और उसने माँ बाप की मौत के बाद अपने छोटे भाई राघव की परवरिश की थी। रुक्मणी ने पढ़ाई छोड़कर दूसरों के घर बर्तन मांजने, खेतों में मजदूरी करने का काम किया, बस ताकि उसका भाई पढ़ सके, कुछ बन सके। राघव बेटा, पढ़ाई खत्म कर ली? चल अब खाना खा ले, फिर होमवर्क कर लेना। दीदी, आज मास्टर जी ने कहा कि मैं बहुत तेज हूँ। वो कहते मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। बिल्कुल बनेगा, तू ही तो मेरा सपना है। एक दिन तू सूट बूट पहनकर बड़े ऑफिस में बैठेगा और तेरी दीदी तब भी तेरे लिए खाना बनाएगी। बस भगवान से एक ही दुआ है, मेरे राघव की जिंदगी मुझसे बेहतर हो, वो कभी गरीबी ना देखे। साल बीतते गए। राघव ने खूब मेहनत की, गांव के स्कूल से पढ़कर शहर गया और फिर इंजीनियर बना। बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। दीदी मेरी नौकरी लग गई, 70,000 की पहली सैलरी है। सोच रहा हूँ पहली तनख्वाह की मिठाई भेज दूं या दीदी को खुद आके खिलाऊं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब तो तू बहुत ऊंचाई पर जाएगा राघव। तेरी मेहनत रंग लाई। राघव हर महीने दीदी को पैसे भेजता, घर की मरम्मत करवाई, नया छप्पर डलवाया, दीदी के लिए सिलाई मशीन भी भेजी और गांव के हर कोने में लोग उनकी मिसाल देने लगे। राघव की शादी एक समृद्ध परिवार की लड़की रिया से होती है। रिया एक बड़े शहर में पली बड़ी थी और एक आधुनिक हाई स्टैंडर्ड जिंदगी की अभ्यस्त थी। शादी के बाद कुछ दिन दोनों ने गांव में बिताए, जहां रिया के लिए हर चीज नई और थोड़ी असहज थी। इस गंदगी और बदबू में कोई रह सकता है क्या? राघव, तुम्हारी दीदी ही रह ले यहाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं। दिस प्लेस इज सीरियसली नॉट फॉर मी। रिया, यही मेरा घर है, यही मेरी दीदी की मेहनत का फल है। मम्मी, ये कैसा गांव है? ना ढंग का खाना, ना वॉशरूम और हर तरफ गंदगी ही गंदगी। सीरियसली, यहाँ तो बेसिक चीजें भी नहीं है। ये जगह तो देखते ही घिन आ रही है। मेरी दोस्त तो इस टाइम यूरोप घूम रही है और मैं यहाँ इस गंदे गांव में सड़ रही हूँ। गांव की यादें ऐसे ही मिलती हैं, यूरोप से ज्यादा टिकाऊ होती हैं। बिजली भले चली जाए बिटिया, लेकिन रिश्तों की गर्मी यहाँ कभी नहीं जाती। राघव, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेट्स गो बैक। रिया, अगर तुम चाहो तो हम कुछ दिन और रुक सकते हैं। दीदी ने हमारे लिए सब कुछ किया है। कुछ दिनों बाद राघव और रिया आखिरकार शहर लौटने का फैसला करते हैं। रिया के चेहरे पर राहत झलकती है, जबकि रुक्मिणी की आंखों में छुपा दर्द साफ दिखाई देता है। खुश रहो दोनों और कभी भी दीदी को भूलना मत। रुक्मिणी अब अकेली हो गई थी। वो हर महीने राघव की भेजी रकम से गुजर बसर करती, लेकिन राघव का फोन कम आता गया। राघव अब फोन नहीं करता, शायद शहर की जिंदगी ने उसे बदल दिया। पर मैं जानती हूँ, मेरा भाई एक दिन जरूर लौटेगा। एक दिन रुक्मिणी को पता चलता है कि राघव की तबीयत बहुत खराब है। वो तुरंत शहर जाती है। रिया अस्पताल के बाहर बैठी रो रही होती है। राघव की तबीयत बहुत नाजुक है, उसे तुरंत ब्लड की जरूरत है और बाकी कुछ दवाइयाँ और टेस्ट भी करने होंगे। अगर समय पर सब नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। मेरा खून लो, मैं उसकी बहन हूँ, मेरी जान भी चाहिए तो ले लो। रिया ये सब सुनकर चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। उसकी आंखें भर आई थी। पहली बार उसने रुक्मणी की ममता और त्याग को भीतर तक महसूस किया। रुक्मिणी का खून राघव को दिया जाता है। घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है। मरीज अब खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाएगा। रिया जो कोने में खड़ी थी, डॉक्टर की बात सुनकर चुपचाप अपने आंसू पोंछती है।
आज उसने सच्चे रिश्तों की कीमत को गहराई से महसूस किया। राघव ठीक हो जाता है। राघव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो अपने घर लौट आया। और रुक्मिणी के पास आता है, रोते हुए उसके पांव छूता है। दीदू, सारा बहुत बदल गया था, पर आप नहीं बदली। आपने फिर मेरी जान बचाई। मैं शर्मिंदा हूँ। खून का रिश्ता कभी फीका नहीं पड़ता राघव। जो बहन तुझे बड़ा कर सकती है, वो तुझे मरने कैसे दे सकती है? दीदी, मैं आपकी ममता को समझ ही नहीं पाई। मैं तो बस पैसे, आराम और चीजों के पीछे भागती रही। लेकिन आज समझ आया, असली दौलत तो आपके प्यार में थी। प्लीज, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। आप हमारे साथ ही रहेंगी, हमेशा। ठीक है, लेकिन सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगी और राघव को गरम गरम पराठे दूंगी। नेहा नाम की एक लड़की थी जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वह अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा कि उसे एक अच्छा पति और एक प्यारी सास मिली है जो जीवन भर उसका ख्याल रखेंगी। नेहा भी चाहती थी कि वह पूरे दिन अपने पति और सासू माँ को खुश रखे, उनकी सेवा करे और उनका हर तरह से ध्यान रखे। इसी वजह से वह बहुत उत्साहित थी और अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर बड़े सपने देख रही थी। नेहा सुबह सुबह रसोई में कुछ खास बनाने की तैयारी कर रही होती है। वह खुश है क्योंकि वह पहली बार अपनी सासू माँ के लिए कुछ स्वादिष्ट नाश्ता बना रही है। वह प्यार से पकौड़े और चाय तैयार करती है और ट्रे में सजाकर सासू माँ के पास ले जाती है। माँ जी, मैंने आज आपके लिए खास पकौड़े बनाए हैं। आप छक्कर बताइए कि कैसे बने हैं। अरे बहू, ये क्या बनाया है? पकौड़े तो बिल्कुल बेस्वाद है। नमक भी ठीक से नहीं डाला और तेल भी ज्यादा लग रहा है। बहू, तुम्हें पता है ना कि मुझे डायबिटीज है। मैं ज्यादा शुगर नहीं खा सकती। माँ जी, मैंने तो बहुत मन से बनाए थे। मैंने सोचा कि आपको अच्छा खाना खिला के आपकी सेवा करूं। शायद मुझसे कुछ गलत। देखो बहू, हमारे घर में अच्छे खाने की बड़ी अहमियत है। अगर तुम्हें यहाँ अच्छे से रहना है तो खाना बनाना भी सीखना होगा। नेहा का चेहरा उतर जाता है। उसे उम्मीद थी कि सासू माँ को उसका बनाया खाना पसंद आएगा, लेकिन यह सुनकर वह दुखी हो जाती है। नेहा को बुरा लगता है लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह ट्रे लेकर चुपचाप रसोई में चली जाती है। अंदर ही अंदर उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। 2 दिनों के बाद नेहा बहुत उत्साहित होती है। उसने अपनी सासू माँ के लिए एक सुंदर शॉल और उनके पसंदीदा जड़ी बूटी वाले तेल ऑनलाइन मंगवाए हैं। डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर वह खुशी खुशी सासू माँ के पास जाती है। माँ जी, मैंने आपके लिए एक खास तोहफा मंगवाया है। देखिए, ये शॉल आपके पसंदीदा रंग की है और ये तेल भी आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा। ये क्या बहू, ये सब क्यों मंगवाया? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? माँ जी, मैंने सोचा था कि आपको पसंद आएगा। आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। बहू, याद रखना, तुम अपने मायके से पैसा नहीं लाई हो। ये सब मेरे बेटे की मेहनत की कमाई से खरीदा गया है। बेवजह पैसे खर्च करने की आदत अच्छी नहीं होती। नेहा का चेहरा उतर जाता है। वह सोचती थी कि सासू माँ खुश होंगी, लेकिन उनकी बातों से उसका दिल दुख जाता है। मुझे लगा था कि आपको अच्छा लगेगा। अगली बार मैं बिना पूछे कुछ नहीं लूंगी माँ जी। वह चुपचाप पार्सल को समेटती है और कमरे से निकल जाती है, आंखों में हल्की नमी के साथ। उसे महसूस होता है कि सासू माँ की सोच शायद उससे अलग है। और कुछ दिनों बाद रात का समय था। तेज ठंडी हवा चल रही थी और सासू माँ को अचानक बहुत कमजोरी और ठंड लगने लगी। उनका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे। बहू, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। बदन में भी दर्द हो रहा है। बहुत ठंड लग रही है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नेहा तुरंत किचन में जाती है और हल्दी वाला गर्म दूध बनाकर लाती है। वह धीरे धीरे सासू माँ को पिलाने लगती है। ये पी लीजिए माँ जी। हल्दी और अदरक वाला दूध है।
इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। सासू माँ धीरे धीरे दूध पीती है। फिर नेहा वो शॉल निकालती है जो उसने पहले उनके लिए खरीदी थी और उन्हें ओढ़ा देती है। आपको ठंड न लगे, इसीलिए मैंने आपके लिए ये शॉल रखी थी। ये आपको गर्माहट देगी। सासू माँ हैरानी से नेहा को देखती है। उनकी आंखों में पछतावा झलकता है। फिर नेहा उनके सिर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश करने लगती है, वही तेल जो उसने पहले उनके लिए खरीदा था। अरे बहू, ये तेल तो सच में बहुत असरदार लग रहा है। सिर का दर्द थोड़ा हल्का लग रहा है। हाँ माँ जी, मैंने आपके लिए ही खरीदा था। आपको आराम मिलेगा, इसीलिए धीरे धीरे मालिश कर रही हूँ। कुछ देर बाद सासू माँ को पहले से बेहतर महसूस होता है। वे अपनी आंखें खोलती हैं और नेहा को देखती हैं, जो अब भी उनके पैरों के पास बैठी हुई थी। उनके दिल में अचानक एक एहसास आता है। नेहा ने उनके लिए कितना कुछ किया और उन्होंने उसे कितना गलत समझा। सुबह का समय है। नेहा की सासू माँ रसोई में काम कर रही होती है। नेहा कमरे से बाहर निकलती है, चेहरे पर मुस्कान और होठों पर गाना। सासू माँ जी, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? अरे बहू, तुझे सीधे बात करनी नहीं आती क्या? सुबह सुबह गाने क्यों लगा रखे हैं? माँ जी, गाना मेरा प्यार है। ये तो रोज का त्योहार है। सासू माँ माथा पकड़ लेती है। अच्छा ठीक है, जा जरा पिताजी को बुला ला। पिताजी जी जी, कहाँ है आप जी? अरे बहू, ये क्या मजाक है? सीधे आकर बोलो ना, हर बात में गाना क्यों चाहिए? मुझे गाने से प्यार है। बात करने का नया अंदाज है। अब पूरे घर के लोग परेशान हो चुके हैं। भाई, देवरानी, ननद सब कान बंद करके बैठ जाते हैं। एक दिन सासू माँ गुस्से में नेहा से कहती हैं कि वह बाजार से सब्जी लेकर आए। नेहा खुशी खुशी गाते हुए बाजार जाती है। बाजार में भी नेहा सब्जी वाले से गाने में ही बात करती है। बहन जी, आप गाकर सब्जी क्यों मांग रही हैं? आपकी कुछ भी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। भैया, टमाटर देना, हरा धनिया देना। सब्जी वाला हक्का बक्का रह जाता है और आसपास के लोग हंसने लगते हैं। नेहा को थोड़ी शर्म आती है, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर होती है। जब वह घर लौटती है तो सासू माँ पहले से ही चिढ़ी हुई होती है। बहू, ये क्या तमाशा है? अब तो बाहर भी गाने लगी। माँ जी, ये मेरी आदत है, बदलूंगी कैसे? सासू माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अब तक नेहा पूरे घर में गाना गाकर सबको परेशान कर चुकी थी। सासू माँ, ससुर जी, देवर सब तंग आ चुके थे। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है शर्मा आंटी की, जो पड़ोस में रहती थीं और हर चीज का हल निकालने में माहिर थी। एक दिन सासू माँ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और उनके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। तभी शर्मा आंटी आई। अरे भाभी जी, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हैं। अरे मत पूछो, हमारी बहू ना हर बात गाकर बोलती है। खाना पूछो गाकर बताएगी, पानी मांगो गाकर लाएगी। पूरा घर परेशान हो गया है। अरे वाह, तो बहू जी तो एकदम फिल्मी हो गईं। इसका इलाज मेरे पास है। शर्मा आंटी ने ठान लिया कि नेहा को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाएगा। अगली सुबह जैसे ही नेहा किचन में काम कर रही थी, शर्मा आंटी घर आईं। नेहा ने जैसे ही उन्हें देखा, वह हमेशा की तरह गाने लगी। आइए आइए शर्मा आंटी जी, क्या लाए हैं आप हमारे लिए? लेकिन यह क्या? शर्मा आंटी ने भी गाने में जवाब देना शुरू कर दिया। नेहा बिटिया या कैसी हो जी? मुझसे बात कर लो जी। नेहा चौंक गई। वह थोड़ा घबराई और बोली, अरे आंटी, ये क्या कर रही है जी? लेकिन शर्मा आंटी नहीं रुकी। उन्होंने गाते हुए बात करना जारी रखा। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम गाती हो? ओ, मैं भी गाती हूँ। अब नेहा को झुंझलाहट होने लगी। उसे कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा था। आंटी, आप नॉर्मल बात क्यों नहीं कर रही? शर्मा आंटी हंस पड़ी, लेकिन उन्होंने फिर भी गाने में ही जवाब दिया। अरे नेहा जी, आप ही सिखाती हैं, तो मैं क्यों रुक जाती हूँ। हूँ। अब तो नेहा का सिर चकराने लगा। उसे लगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया। वह परेशान होकर बोल पड़ी। अरे आंटी, अब बस कीजिए।
मुझे सिर दर्द हो रहा है। बस यही तो हमें कहना था। जब तुम गाने में बात करती हो तो हम सबका भी दिमाग घूम जाता है, जैसे अभी तुम्हारा घूम रहा था। नेहा शर्मिंदा हो जाती है और धीरे धीरे अपने सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराती है। वह समझ जाती है कि सिर्फ गाना गाना अच्छा होता है, लेकिन हर वक्त गाने में बात करना दूसरों को परेशान कर सकता है। आंटी जी, अब समझ आ गया, माफ करिए, मैं सबको बहुत परेशान कर रही थी। कोई बात नहीं बहू, अब से तुम बस सही वक्त पर गाना गाना और सही वक्त पर नॉर्मल बात करना। जी माँ जी, अब मैं सिर्फ सही वक्त पर ही गाऊंगी।